हेलो बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स की। लेकिन लास्ट लेक्चर में हमारी दो रिएक्शंस रह गई थी। एक थी हमारी गैटरमैन रिएक्शन और सेकंड थी हमारी बाश-शीमैन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, उसके बाद में हम अपना मेन टॉपिक जो आज के लेक्चर में हमें कवर करना है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसको देखेंगे डिटेल में। ठीक है, तो सबसे पहले हम गैटरमैन की बात करते हैं। गैटरमैन रिएक्शन है क्या? एक्चुअली में गैटरमैन रिएक्शन ये मोडिफिकेशन होता है सैंडमेयर का। दिस इज अ मोडिफिकेशन ऑफ सैंडमेयर रिएक्शन। मोडिफिकेशन ऑफ सैंडमेयर रिएक्शन। इन्होंने मोडिफिकेशन में किया क्या था? जैसा कि आपने जो सैंडमेयर रिएक्शन थी वो देखी थी, उसमें क्या करते थे, उसमें क्यूप्रस हैलाइड लेते थे। बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्यूप्रस हैलाइड के प्लेस पे इन्होंने कॉपर पाउडर का यूज़ किया। तो इन्होंने CuX2 नहीं लिया और कॉपर पाउडर का यूज़ किया। दिस इज़ अ मोडिफिकेशन ऑफ सैंडमेयर रिएक्शन। रिएक्शन को लिख के देख लेते हैं। ये हमने ले लिया डाइजोनियम सॉल्ट N2+X नेगेटिव, ठीक है, कॉपर पाउडर, ठीक है, साथ में लेंगे हेलोजन एसिड, देन हमको मिलेगा हेलो बेंजीन प्लस N2। ये N2 गैस होगी और ये रिलीज हो जाएगी। X यहाँ पे क्या होगा, अगेन X यहाँ पे क्लोरीन हो सकता है या ब्रोमीन हो सकता है। तो सैंडमेयर रिएक्शन भी क्लोराइड और ब्रोमाइड डेरिवेटिव को बनाने के लिए थी, गैटरमैन रिएक्शन भी क्लोराइड और ब्रोमाइड डेरिवेटिव को ही बनाने के लिए है। इसका सिर्फ एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हम X के प्लेस पे Cl या Br को कोई भी एक हेलोजन ले सकते हैं। हम ले लेते हैं यहाँ पे Br-, ठीक है, कॉपर पाउडर, हेलोजन एसिड, और यहाँ पे हमको मिलेगा, अब हेलोजन एसिड यहाँ पे क्योंकि हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है Br, तो यहाँ पे हम HBr लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेगा Br प्लस आपको नाइट्रोजन गैस मिलेगी, ठीक है। तो ये है गैटरमैन रिएक्शन विच इज़ अ मोडिफिकेशन ऑफ सैंडमेयर रिएक्शन। नेक्स्ट हमारी है बाश-शीमैन रिएक्शन। इसमें हम मेनली फ्लोराइड डेरिवेटिव को बनाते हैं। तो ये रिएक्शन जो है वो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्लोराइड डेरिवेटिव के लिए है, फ्लोराइड डेरिवेटिव, ठीक। तो इसमें सबसे पहले हम डाइजोनियम सॉल्ट लेंगे, डाइजोनियम सॉल्ट N2+X नेगेटिव। इसका नाम आप क्लॉकवाइज देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे बेंजीन आ रहा है तो इसका स्टार्टिंग जो होगी नाम की वो होगी बेंजीन से, बेंजीन। उसके बाद में N2 आ रहा है तो इसको लिखेंगे डाइजोनियम और X को लिखेंगे हैलाइड। तो इसका नाम होगा बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। इसकी रिएक्शन हम कराएंगे HBF4 से। व्हाट इज HBF4? फ्लोरोबोरिक एसिड। जब HBF4 से इसकी रिएक्शन होगी तो अगेन एक हमको सॉल्ट मिलेगा, इसको लिखेंगे N2+BF4 नेगेटिव। इसका नाम कैसे लिखेंगे? वैसे ही लिखेंगे क्लॉकवाइज। सबसे पहले आप देखिए क्लॉकवाइज का मतलब क्या है कि आप इस तरह से नाम इसका देखिए। सबसे पहले बेंजीन आ रहा है तो हम लिख लेंगे बेंजीन, उसके बाद में N2 आ रहा है तो इसको लिख लेंगे डाइजोनियम, इसके बाद आ रहा है BF4 में 4 फ्लोरीन है तो 4 को लिखते हैं टेट्रा फ्लोरो और बोरेट। ये इसका नाम हो गया। अब जब इस सॉल्ट को हम हीट करेंगे देन यहाँ पे रीअरेंजमेंट्स होंगे और हमको यहाँ पे मिल जाएगा फ्लोरोबेंजीन। साइड प्रोडक्ट में आपको मिलेगा बोरोन ट्राइफ्लोराइड एंड नाइट्रोजन गैस, ठीक है। मैं आपको इस एसिड का नाम बता देता हूँ क्या था, फ्लोरोबोरिक एसिड, ठीक। तो ये हमारी दो रिएक्शन हो गई। नाउ वी टॉक अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। सबसे पहले इसकी फिजिकल स्टेट जो फिजिकल प्रॉपर्टी है हमें डिस्कस करनी हुई, फिजिकल स्टेट एंड कलर।
देन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एल्काइल हैलाइड्स आर कलरलेस व्हेन प्योर। जब ये प्योर होते हैं तो ये कलरलेस होते हैं, लेकिन जैसे इनको लाइट में एक्सपोज किया जाता है तो इनमें कलर डेवलप हो जाता है, पर्टिकुलरली आयोडीन। ठीक है, और इसके बाद मैंने फिजिकल स्टेट यहाँ पे लिखा हुआ है। फिजिकल स्टेट देखिए, लोअर हेलोजन डेरिवेटिव्स आर गैसेस, जिसमें कार्बन कम होते हैं, जो लोअर हेलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं वो गैसेस होते हैं मेनली, और हायर हेलोजन डेरिवेटिव्स जिसमें कार्बन ज़्यादा होते हैं वो या तो लिक्विड होते हैं या फिर सॉलिड होते हैं। तो दूसरी जो फिजिकल प्रॉपर्टी हमें डिस्कस करनी है वो है हमारी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो इसमें सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। इसमें मैंने कुछ की पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसको ध्यान से आप पढ़िए। सबसे पहला की पॉइंट हमारा लिखा हुआ है कि बॉइलिंग पॉइंट ये डिपेंड करता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैसे हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ये दो तरह के होते हैं, एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और एक वैन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे लिखा है कि बॉइलिंग पॉइंट हेलोजन के मास और साइज पे भी डिपेंड करता है, बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग पे भी डिपेंड करता है इनवर्सली। ठीक है, तो इंट्रैक्शन पे कैसे डिपेंड करता है उसको समझते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन और इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन में डिफरेंस क्या होता है। सपोज हमारे पास दो मॉलिक्यूल हैं ए बी के, ठीक है, तो इनके बीच में जो फोर्सेस होंगे उनको हम बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। बट मॉलिक्यूल में एटम्स के बीच में जो फोर्स होगा उसको बोलेंगे इंटर एटॉमिक फोर्सेस। ठीक, जब बॉइलिंग पॉइंट की बात आती है तो देखा यह जाता है कि मॉलिक्यूल के बीच में कैसे इंटरेक्शन है। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस होंगे तो इनको ब्रेक करने में टाइम लगेगा, हीट ज़्यादा हीट लगेगी, मोर हीटिंग इज रिक्वायर्ड। जब मोर हीटिंग करेंगे तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, मोर बॉइलिंग पॉइंट। इसके ऑपोजिट अगर इंट्रैक्शंस वीकर इंट्रैक्शंस होंगे तो लेस हीटिंग करना पड़ेगी, जब लेस हीटिंग करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ठीक, तो आपको यह समझना है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल से इंटरेक्शन कैसा है, ना कि एटम के बीच में इंटरेक्शन कैसा है। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल हम इसके देख लेते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल ये आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब इसका पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं। सबसे पहले हम हेलो एल्केन्स की बात करेंगे, हेलो एल्केन्स। ठीक है, इसमें पहला हमारा एग्जाम्पल रहेगा फॉर द, कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। CH3 F, CH3 Cl, CH3 Br, CH3 I। अब इसमें एक चीज़ आप नोटिस करिए कि इसमें जो एल्काइल ग्रुप है CH3 वो चारों में ही सेम है। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है हेलोजन में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हम जानते हैं फ्लोरीन स्मॉलेस्ट होता है और आयोडीन लार्जेस्ट होता है। ठीक है, तो फ्लोरीन स्मॉलेस्ट होगा तो इसका सरफेस एरिया भी कम होगा। ठीक है, एंड वी नो दैट सरफेस एरिया वैन डर वाल्स फोर्सेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना सरफेस एरिया होगा उतने ही उसमें इंट्रैक्शंस होंगे, वैन डर वाल्स इंट्रैक्शन, और जिसमें जितने ज़्यादा इंट्रैक्शंस होंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे फ्लोरीन स्मॉलेस्ट है एंड आयोडीन लार्जेस्ट है। लार्जेस्ट होने की वजह से इसका सरफेस एरिया लार्जेस्ट होगा, लार्जेस्ट सरफेस एरिया अमंग दीज फोर, और इसका सरफेस एरिया स्मॉलेस्ट होगा, सरफेस एरिया। ठीक, तो यहां पे क्या लिख सकते हैं हम कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है, ड्यू टू इंक्रीज इन
सरफेस एरिया। ओके, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर द सेम हेलोजन एटम, कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। CH3 Cl, CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 CH2 Cl। अब यहां पे आप ध्यान से देखो तो हेलोजन यहां पे हमारा सेम है, तीनों में एक एक हेलोजन एटम है और वो भी सेम है, क्लोरीन है। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है एल्काइल ग्रुप में। एक कार्बन का एल्काइल ग्रुप मिथाइल, दो कार्बन का एल्काइल ग्रुप एथाइल, तीन कार्बन का एल्काइल ग्रुप प्रोपाइल। जितने कार्बन एटम्स इंक्रीज करेंगे उतना ही सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा। तो इसका सरफेस एरिया इन तीनों में लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया लार्जेस्ट होने की वजह से इस मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज़्यादा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो यहाँ पे इंक्रीज करेगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। रीज़न क्या दोगे? रीज़न सेम रहेगा, ड्यू टू इंक्रीज इन सरफेस एरिया। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। फॉर द आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड, आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है लेकिन उनके स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। स्ट्रक्चर अलग होते हैं तो उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होते हैं। अब इसमें देखिए कोई ब्रांचिंग नहीं है, नो ब्रांच। यहां पे एक ब्रांच है, वन ब्रांच, ओनली वन ब्रांच। यहां पे दो ब्रांचेस हैं, टू ब्रांचेस। ब्रांचेस से क्या होगा? देखिए, जब ब्रांचेस इंक्रीज होती हैं, इंक्रीज इन ब्रांचेस, देन जो मॉलिक्यूल होता है वो अपने शेप को स्फेयर बनाने की कोशिश करता है। और हम जानते हैं, वी नो, क्या जानते हैं कि फॉर द सेम वॉल्यूम स्फेयर का सरफेस एरिया मिनिमम होता है, मिनिमम सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। ओके, तो आप जब लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो ब्रांचिंग इंक्रीज हो रही है, और ब्रांचिंग इंक्रीज होगी तो मॉलिक्यूल अपने शेप को स्फेयर की तरफ लेके जाएंगे, और जब स्फेयर की तरफ लेके जाएंगे तो इनका सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा। और जब सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा, वैन डर वाल्स फोर्सेस भी डिक्रीज करेंगे। वैन डर वाल्स फोर्सेस जब डिक्रीज होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। तो जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे इन मॉलिक्यूल्स में तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। और जब बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है, क्यों हो रहा है यहाँ पे रीज़न आप दे देना, ड्यू टू इंक्रीज इन ब्रांचिंग। ब्रांचिंग इंक्रीज होगी तो सरफेस एरिया कम हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एक हाइड्रोजन के प्लेस पे एक क्लोरीन आ रहा है। हाइड्रोजन का एटॉमिक साइज छोटा सा, क्लोरीन का एटॉमिक साइज बड़ा सा। एक छोटे एटॉमिक साइज की जगह पे एक बड़ा एटम आ रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज क्यों करेगा? क्योंकि ड्यू टू इंक्रीज इन सरफेस एरिया। ओके, नेक्स्ट अब हम बात कर लें हेलो एरीन्स की। इसमें आप देखो एल्काइल ग्रुप हमारा सेम है, ठीक है। डिफरेंस कहां पे आ रहा है? यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है एंड आयोडीन है। हम जानते हैं आयोडीन का लार्जेस्ट एटॉमिक साइज होगा। जब लार्जेस्ट एटॉमिक साइज होगा तो इस वाले केस में जो सरफेस एरिया होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। तो सरफेस एरिया ज़्यादा होने से इंट्रैक्शन ज़्यादा होंगे, इंट्रैक्शन ज़्यादा होने से बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगा। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज करेगा? सेम रीज़न, ड्यू टू इंक्रीज इन सरफेस एरिया। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? ठीक है। अब एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि क्यों पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट ऑर्थो एंड मेटा से ज़्यादा होता है।
ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो मेल्टिंग पॉइंट की बात करी है इन्होंने, अभी तक तो हम बॉइलिंग पॉइंट पढ़ते चले आ रहे हैं। मेल्टिंग पॉइंट की बात क्यों करी? मेल्टिंग पॉइंट की बात इसलिए करी क्योंकि इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ना के बराबर डिफरेंसेस होते हैं। अभी मैं आपको बॉइलिंग पॉइंट का डेटा यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। इसका बॉइलिंग पॉइंट 453 होता है, इसका 446 होता है और इसका 448 होता है। तो कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, आप देखो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, नियरली सेम है, नियरली सेम है। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी क्वेश्चन आ जाता है कि किसका ज़्यादा किसका कम होगा, तो एक ऑर्डर याद कर लो, सबसे ज़्यादा ऑर्थो का होगा, उसके बाद में पैरा का होगा और लास्ट में मेटा का होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की कि क्यों मेल्टिंग पॉइंट पैरा का ज़्यादा होता है। पहले हम डेटा आपको लिख के दिखा दें। इसका 256, इसका 249 और इसका होता है 323, जो ऑर्थो और मेटा से बहुत ज़्यादा है। क्यों ऐसा होता है इसको देखिए, समझते हैं। देखिए, हमारे पास सपोज 2 बॉक्सेस हैं। अब हमारे पास 2 तरह के ऑब्जेक्ट हैं, एक तो हमारे पास ये स्क्वायर है और एक हमारे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें कोई भी सिमेट्री नहीं है। ये सिमेट्रिकल है और ये अनसिमेट्रिकल है। आप बताएं मुझे, अच्छा ये वाला स्क्वायर हमको इसमें रखना है, ये वाला हमको शेप इसमें रखना है, तो आप बताओ कि कौन सा ऑब्जेक्ट ज़्यादा आ जाएगा। तो आपका जो जवाब है वो बिल्कुल सही है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये वाला, ये इसमें ज़्यादा आ जाएगा। ज़्यादा क्यों आ जाएगा? क्योंकि जब आप इसको इस डब्बे में रखोगे तो बॉक्सेस के बीच में कोई भी स्पेस खाली नहीं बचेगा, लेकिन जब इस तरह के शेप को आप यहाँ पे रखोगे तो इनके बीच में स्पेसेस बच जाएंगे, ये वाले स्पेसेस, यहाँ पे कुछ स्पेसेस बचेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कोई स्पेस नहीं बचेगा, नो स्पेस। तो जब कोई स्पेस यहाँ पे नहीं होगा तो इसमें इंट्रैक्शंस ज़्यादा होंगे, और जब इंट्रैक्शन ज़्यादा होंगे तो इसको ओवरकम करने के लिए, तोड़ने के लिए हमको मोर हीटिंग करना पड़ेगी, और जब मोर हीटिंग करेंगे तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, मोर MP। इज़ इट क्लियर? अब ये जो मैंने आपको समझाया है यही अप्लाई करते हैं सेम यहाँ पे भी। तो आप देखें कि जो पैरा आइसोमर है ये मोर सिमेट्रिकल है, मोर सिमेट्रिकल। ऐसा नहीं है कि इसमें और इसमें सिमेट्री नहीं है, लेकिन ज़्यादा सिमेट्री एलिमेंट्स, नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स इसमें ज़्यादा हैं। ठीक है, मोर सिमेट्री एलिमेंट्स हैं, तो जिसकी वजह से ये अपने लैटिस के अंदर, व्हाट इज लैटिस, क्रिस्टल को लैटिस बोलते हैं, अपने लैटिस के अंदर क्लोजली पैक्ड हो जाएगा, क्लोजली पैक्ड। और क्लोजली पैक्ड होने की वजह से इसमें स्पेसेस नहीं रहेंगे, स्पेसेस नहीं रहने की वजह से इसमें इंट्रैक्शंस ज़्यादा हो जाएंगे, मोर इंट्रैक्शन, और मोर इंट्रैक्शन की वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये रीज़न है कि वाई पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट ऑर्थो एंड मेटा से ज़्यादा होता है। ठीक है, लास्ट में हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। कौन किस में सॉल्युबल होता है, पहले इस चीज़ को आप समझो। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, इसमें सॉल्वेंट है, ठीक है, सॉल्वेंट है, और ये हमारे पास कोई सॉल्यूट है जिसको हमें इसमें मिलाना है। ठीक है, सॉल्यूट मान लीजिए AB है और जो सॉल्वेंट है वो XY है। ठीक है, तो सॉल्वेंट XY में कब डिज़ोल्व होगा? ये तब डिज़ोल्व होता है, देखिए होता क्या है एक्चुअली में, जब आप इस सॉल्यूट को इसमें मिलाओगे तब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंट्रैक्शन होंगे। इंट्रैक्शन से क्या होगा? इंट्रैक्शन से एनर्जी, कुछ एनर्जी रिलीज होगी, रिलीज एनर्जी, ये एनर्जी यूज होगी, दिस एनर्जी इज यूज्ड टू ब्रेक सॉल्वेंट बॉन्ड्स। सॉल्वेंट के बीच में जो बॉन्ड्स हैं उसको ब्रेक करने में ये एनर्जी हमारी खर्च होगी। ठीक है, ये सॉल्युबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि जब हम
वाटर में, सपोज ये हमने वाटर ले लिया, ये हमारा सॉल्वेंट है, और ये हमारा RX हेलो एल्केन है, ARX ये हमारा हेलो एरीन है। जब इसको इसमें मिलाएंगे तो मिलाने से उतनी ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे रिलीज नहीं होती, लेस एनर्जी रिलीज होती है, लेस एनर्जी रिलीज, और ये एनर्जी सफिशिएंट नहीं होती है वाटर के बीच में प्रेजेंट हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए, क्योंकि वाटर में, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस होते हैं वो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं वैन डेर वाल्स से, ठीक है। तो उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती है जो वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर पाए, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर पाए। जब हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो RX और ARX सॉल्युबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यही रीज़न है कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स पोलर होते हुए भी वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, बिकॉज जब दोनों को मिलाते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी कम होती है, इतनी नहीं होती है, सफिशिएंट नहीं होती है टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स। इज इट क्लियर? तो ये आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज को आज पढ़ा है, इसको अपनी कॉपी में लिखिएगा, ठीक है, और इसको रिवाइज करिएगा। आज के लेक्चर में इतना ही।